बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे कुछ बुनियादी तरीफ़े एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। इनको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ये समझने से पहले हम कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मैस नंबर किसे कहते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल एक ऐसा एनर्जी लेवल है, एक ऐसा रास्ता जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। हम शेल को, हम इस एनर्जी लेवल को, इस रास्ता को इलेक्ट्रॉन का घर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ये जो मैंने रास्ता आपके सामने बनाया है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, शेल। इसी रास्ते को हम आगे चलकर ऑर्बिट भी पढ़ेंगे। इसी रास्ता को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो एक ही चीज़ है जिसके मुख्तलिफ नाम है, एनर्जी लेवल। इसी रास्ते को हम सर्कुलर रास्ता भी कहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं एटम की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरे नंबर पर प्रोटॉन। जबकि न्यूक्लियस के बाहर अगर मैं इन रस्तों की बात करूं, इस रास्ते की बात करूं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं आपको चार्ज बता रहा हूं। और ये तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन जो पार्टिकल्स हैं, ये तीन जो ज़र्रात हैं किसी एक एटम के, ये बुनियादी ज़र्रात कहलाते हैं। किसी भी एटम के बुनियादी ज़र्रात कहलाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बुनियादी ज़र्रात या बुनियादी पार्टिकल्स कौन कौन से तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन बुनियादी ज़र्रात कहलाते हैं। ये एटम की एक साख्त है जिसके बारे में आपको पता होगा, तो फिर हम एटॉमिक नंबर को और मैस नंबर को समझ सकते हैं। मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होगी, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन ऐसा ज़र्रा है एटम का जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन ऐसा ज़र्रा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो लिहाजा पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और वो इस प्रोटॉन की वजह से होगा। पूरे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, इस प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही कोई नहीं है, तो न्यूट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे चार्ज के लिहाज से। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से होता है। और न्यूक्लियस से बाहर ये जो सर्कुलर रास्ते हैं, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या शेल भी जिन्हें हम कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एक न्यूट्रल एटम के अंदर, अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं, तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे
जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे। न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, आयन की बात नहीं कर रहे, अभी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रल एटम में जितने न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही न्यूक्लियस से बाहर नेगेटिव चार्ज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो बखूबी समझ आई होंगी। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तरफ कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम के अंदर, चूंकि अभी आपने पढ़ा कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी है। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ प्रोटॉन्स की। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगी। अगर मैं बात करूं कि हम एटॉमिक नंबर को किसकी मदद से जाहिर कर सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर को जाहिर किया जा सकता है, एटॉमिक नंबर को इस सिंबल Z, इस सिंबल की मदद से, Z की मदद से जाहिर करते हैं। अगर इसी बात को कुछ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करें तो कौन सी मिसालें हम लिखेंगे? हम कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स। हम एक टेबल की शक्ल में ये बात समझने की कोशिश करते हैं। उन एलिमेंट्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद देखते हैं और उस तादाद के लिहाज से हम उन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर समझते हैं। क्या होगा? मैं बात करता हूं पहले नंबर पर हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है। तो अगर प्रोटॉन एक है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? एक। क्योंकि अभी हमने तारीफ में पढ़ा है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी वही उसका क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर कहलाएगी। तो अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की साख्त भी आपके सामने बनाऊँ तो कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर हाइड्रोजन का शेल, एनर्जी लेवल, और एक ही होता है हाइड्रोजन के अंदर। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मैंने कहा मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद अभी हमने पढ़ी कितनी है? एक है, जबकि न्यूट्रॉन यहाँ पे कोई भी नहीं होता हाइड्रोजन के अंदर। तो ये इसकी हाइड्रोजन की साख्त है। अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा बात करूं कार्बन की, तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है 6। तो इस लिहाज से कार्बन का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 6। तो जितनी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अगर मैं कार्बन की साख्त भी यहाँ पे आपके सामने बनाऊं तो ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बाहर कार्बन का एनर्जी लेवल, शेल, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। अभी मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ जो कि कितने हैं? 6। आगे चल के न्यूट्रॉन भी पढ़ेंगे, वो भी इसके अंदर कितने होते हैं? 6। तो हमने सिर्फ एटॉमिक नंबर बताना है, और एटॉमिक नंबर हम किसकी बुनियाद के ऊपर बताते हैं? प्रोटॉन की तादाद की बुनियाद के ऊपर बताते हैं। और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 6 है।
हाइड्रोजन को जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से इसको हाइड्रोजन को जाहिर किया जाता है, और जब हम कार्बन को जाहिर करते हैं तो कुछ इस तरह से जाहिर किया जाता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को बाएं निचले कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट के और उसके सिंबल के। आगे अगर हम चलें एक और मिसाल से इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ एक मिसाल लिखता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का अगर मैं इसके न्यूक्लियस का बगौर मुतालिया करता हूँ तो मुझे पता चलता है इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन मौजूद हैं। अगर इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन मौजूद हैं तो फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 8। क्योंकि अभी हमने इसकी तारीफ में लिखा है कि एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है। अगर मैं ऑक्सीजन की साख्त आपके सामने यहाँ पर बनाऊँ तो ऑक्सीजन की साख्त कुछ इस तरह से बनाई जाएगी कि ये उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से बाहर ये एनर्जी लेवल। मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए न्यूक्लियस के बाहर एक एनर्जी लेवल बना रहा हूँ। हाइड्रोजन के अगर मैं बात करता हूँ तो फिर न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होता है, लेकिन कार्बन के अंदर न्यूक्लियस के बाहर 2 एनर्जी लेवल होते हैं और ऑक्सीजन में न्यूक्लियस के बाहर 2 एनर्जी लेवल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने समझना है इसकी साख्त को थोड़ा सा, तो उस लिहाज से मैंने सिर्फ आप समझ लें कि ये एटम की साख्त है, पूरे एटम की, जिसके दरमियान के अंदर, जिसके मरकज़ के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। क्योंकि मैंने न्यूक्लियस के लिहाज से अपनी मिसालों की वजाहत करनी है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें, तमाम एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर 2-2 चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज़ कौन सी? प्रोटॉन। दूसरी चीज़ कौन सी? न्यूट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 8 होती है, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद भी 8 होती है। लेकिन अभी हम न्यूट्रॉन की तादाद की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद की। तो एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। आगे चलते हैं मैस नंबर। मैस नंबर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम मैस नंबर की तारीफ लिख लेते हैं यहाँ पे कि मैस नंबर क्या है, किस चीज़ को जाहिर करता है मैस नंबर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद, कैसे तारीफ करेंगे? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद, न्यूक्लियस में 2 चीज़ें हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो मैं लिखूंगा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की मजमूई तादाद को मैस नंबर कहते हैं। मतलब अब दोनों चीज़ें आ गई हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा था न्यूक्लियस के अंदर किसकी? प्रोटॉन की। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन। तो दोनों चीज़ों की बात हो रही है। तो जितने प्रोटॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे, दोनों को मैं जमा कर लूँगा तो जो मेरे पास जवाब आएगा वो किसका जवाब आएगा? मैस नंबर का। मैस नंबर को हम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। मैस नंबर को एटॉमिक मैस भी पढ़ा जा सकता है। मैस नंबर कह लें, एटॉमिक मैस कह लें, एक ही बात है। ज़रा देखते हैं कि हम मैस नंबर को जाहिर कैसे करते हैं, इसका इजहार कैसे किया जाता है मैस नंबर का। तो मैस नंबर को हम ए, कैपिटल ए, बड़े हर्फ ए की मदद से जाहिर करते हैं। मैस नंबर को ए से जाहिर करते हैं। मैस नंबर को ए से जाहिर किया जाता है। अगर मैं मैस नंबर के फार्मूला की बात करूं, फार्मूला मैस नंबर मालूम करने का, तो हम इसकी तारीफ से इसका फार्मूला बना सकते हैं। तारीफ हमने क्या की? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद। और एक बात याद रखें कि प्रोटॉन्स के लिए हमने
किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है? Z का। तो ये भी बात आपने साथ याद रखनी है। तो मैंने कहा कि मैस नंबर क्या है, मतलब मेरे पास ए, ये किसके बराबर होगा? मैस नंबर किसके बराबर होगा? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और साथ साथ न्यूट्रॉन की तादाद। अगर मैं दोनों को आपस में जमा कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा? मैस नंबर निकल आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन्स की तादाद को हम किसकी मदद से जाहिर करके आए हैं? Z की मदद से। तो यहाँ हम इस तरह से भी अपने फॉर्मूले को लिख सकते हैं Z प्लस N, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद मींस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z के साथ लिखा जाता है। तो मैं इस तरह से भी अपना फॉर्मूला तब्दील कर सकता हूँ। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों हालतें इस फॉर्मूले की बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर हम कुछ मिसालों की मदद से मैस नंबर को समझना चाहते हैं तो कुछ मिसालें देखते हैं जी। मैस नंबर को समझने के लिए सबसे पहले तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स जिनके मैस नंबर को समझना चाह रहे हैं, देखते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, उन एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। क्योंकि जब हमें दोनों मिकदारें मालूम होगी, न्यूट्रॉन की भी प्रोटॉन की भी, तो दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा मैस नंबर यानी कि ए। तो ज़रा देखते हैं। मैं बात करता हूं, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। सबसे पहले हाइड्रोजन का मैस नंबर देखते हैं या एटॉमिक मैस देखते हैं। तो हाइड्रोजन जिसको हम जाहिर करते हैं किसकी मदद से? इस तरह से। और मैस नंबर का इजहार, एक बात और ज़हन में रखें कि मैस नंबर को किसी भी एटम के सिंबल के बाएं ऊपर वाले कॉर्नर के अंदर लिखा जाता है। जैसे एटॉमिक नंबर को बाएं नीचे वाले कॉर्नर में लिखा जाता है, इसी तरह मैस नंबर को बाएं ऊपर वाले कॉर्नर में लिखा जाता है। हाइड्रोजन का मैस नंबर चूंकि 1 होता है तो मैस नंबर को मैं ऊपर लिखूंगा और एटॉमिक नंबर को मैं नीचे लिखूंगा। इसको अगर मैं वैसे ही जाहिर करना चाहता हूँ आपके सामने तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है X। इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर मैं लिखूंगा इस साइड पर नीचे, इस जानिब नीचे, और एटॉमिक मैस लिखूंगा बाएं जानिब ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर, और एटॉमिक मैस ऊपर वाले कॉर्नर पर, एटॉमिक नंबर बाएं नीचे वाले कॉर्नर के ऊपर। इस तरह से इनका इजहार किया जाता है आम हालात में। तो हाइड्रोजन, अगर मैं इसके अंदर प्रोटॉन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है? 1। जबकि हाइड्रोजन के, अगर मैं इस वाले आइसोटॉप की बात कर रहा हूँ, आगे चल के पढ़ेंगे आइसोटॉप भी क्या होते हैं, अभी मैं इस सबसे सादा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। तो जब मैं दोनों को जमा करूंगा तो 1 जमा 0, तो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा? 1। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का मैस नंबर भी कितना है? 1 है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन, तो कार्बन को किस तरह से जाहिर किया जाता है? कार्बन को जाहिर किया जाता है 6 और ऊपर इधर लिखा जाता है 12। देखते हैं कैसे। कार्बन के न्यूक्लियस को जब देखा जाता है तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद होती है 6 और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भी कितनी होती है? 6। और जब हम दोनों को जमा करते हैं तो ये हमारे पास कितनी मिकदार बन जाती है? 12। और कार्बन का जो मैस नंबर है या एटॉमिक मैस है वो कितना है? 12। मसलन मतलब कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा कर रहे हैं, दोनों को जमा करने से हमारे पास मैस नंबर की तादाद आती चली जा रही है। इसी तरह से एक और मिसाल समझते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे सामने। ऑक्सीजन को हम किस तरह से जाहिर करते हैं? फार्मूले की सिंबल की हालत में नीचे वाली जानिब हम लिखते हैं 8 और ऊपर वाली जानिब हम लिखते हैं 16। अब ज़रा देखते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है? 8, और न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी होती है? 8। और जब 8 और 8 मिलते हैं तो इसका मैस नंबर कितना बन जाता है? 16। तो यहाँ से हम एक और फार्मूला भी निकाल सकते हैं। चूँकि हमने पढ़ा कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद क्या है? Z एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद क्या है? A मैस नंबर। तो अगर मुझे Z पता चल जाए, अगर मुझे A पता चल जाए किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का,
अगर मुझे पता हो कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, अगर मुझे पता हो कि इस एटम का एटॉमिक मैस कितना है, मैस नंबर कितना है, तो फिर मैं उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद को भी मालूम कर सकता हूं। मैं इसी फॉर्मूले को तब्दील करके न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए भी इसको कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसा कि देखें मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन भी हैं, यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद भी है, यानी कि एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैस नंबर भी है ए। तो अगर मैं इस एटॉमिक नंबर को बराबर के इस दूसरी तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के अंदर है, दूसरी जानिब जाएगी तो ये नेगेटिव के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो मेरे पास यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से तब्दील हो जाएगा, ए माइनस Z, और ये बराबर होगा किसके, न्यूट्रॉन के। इसका मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं निकालना चाहता हूं न्यूट्रॉन की तादाद, तो फिर न्यूट्रॉन की तादाद निकालने के लिए क्या किया जाएगा, उस एटम के मैस नंबर में से उस एटम के एटॉमिक नंबर को मैं मनफी कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल आएगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद निकल आएगी। ज़रा देखिए, अगर मैंने कार्बन लिखा कि कार्बन 12 और 6 इस तरह से लिखा है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास एटॉमिक मैस है, मैस नंबर है, और नीचे वाली जो हमारे पास अदद है या वैल्यू है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो अगर मैं एटॉमिक मैस में से या मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो करके देखें, 12 में से अगर आप 6 को निकालें तो पीछे क्या जवाब आएगा, 6। तो ये आपने अभी लिखा कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कार्बन के अंदर कितनी होती है, 6 होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का मैस नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, तो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर निकालें, 16 में से 8 निकालें, पीछे कितने बचे, 8। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 8। जरा इधर आ जाए, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मैस नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, 1 में से 1 निकालें, 0, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी, 0। तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद को मालूम किया जा सकता है। अगर आपने प्रोटॉन की तादाद को मालूम करना है, एटॉमिक नंबर को मालूम करना है, तो तब भी आप इसी फार्मूले के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां कर लें तो आप प्रोटॉन की तादाद मालूम करने के लिए इस फार्मूले को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ज़रा देखिए, अगर मैं इस एटॉमिक नंबर को इस तरफ ले जाऊं और न्यूट्रॉन को इस तरफ ले आऊं, तो न्यूट्रॉन यहां पर पॉजिटिव है, इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन इस तरफ नेगेटिव है और दूसरी तरफ जाकर ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरे पास ये एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन पा रहा है, और इस फार्मूले को इस्तेमाल करके मैं क्या मालूम कर सकता हूँ, प्रोटॉन्स की तादाद। तो इस फार्मूले को यूज करके प्रोटॉन्स की तादाद मालूम की जा सकती है। इस ऊपर वाले फार्मूले की मदद से न्यूट्रॉन की तादाद मालूम की जा सकती है, जबकि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मैस नंबर मालूम कर सकते हैं। तो तीनों मिकदारों को मालूम करने के लिए हमने एक ही फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल किया। अजीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने समझा एटॉमिक नंबर क्या है, इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, इसको मालूम कैसे किया जा सकता है, इसी के साथ साथ मैस नंबर क्या है, इसको कैसे ज़ाहिर करते हैं, इसको कैसे मालूम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।